We're cutting straight across to Agenda Aaj Tak 2021, where Union Minister Ashwini Vaishnav is speaking to my colleague Anjana Kashyap. इसका क्या मतलब है? इस देश में रेलवेज में और लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ एक मंत्रालय है। बिहार में अगर आप जाएंगे सर, तो बैठे बैठे घर में भी बोलेगा सायरन सुन के, हॉर्न सुन के कि मुजफ्फरपुर अब जा रही है, बेगूसराय डाउन जा रही है, 2 घंटे लेट चल रही है, चाहे उसको जाना हो ना जाना हो, लेकिन वो इतना जुड़ा हुआ है। क्या है आपका विजन? क्या बड़ा कर रहे हैं आप? रेलवे में प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है कि रेलवे देश की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, इतना इसका पोटेंशियल है। और दुनिया भर में इसके एग्जांपल्स हैं, चाइना, साउथ कोरिया, जापान का अर्ली पीरियड, जर्मनी का, यूरोप के कई देशों का एक पीरियड जिसमें रेलवे वाज दी प्राइमरी ट्रांसफॉर्मिंग फोर्स फॉर द इकोनॉमी। उसके लिए लेकिन रेलवे को पहले ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। अगर देश को ट्रांसफॉर्म करना है, इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करना है, तो पहले रेलवे को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। इस ट्रांसफॉर्मेशन के 2 सिग्निफिकेंट पार्ट्स हैं। पहला है पैसेंजर का एक्सपीरियंस, स्टेशन हो, ट्रेन सेट्स हो, सेफ्टी हो, किस तरह से आपका राइट फ्रॉम द पॉइंट यू बुक अ टिकट, वहाँ से लेके आपकी जर्नी कंप्लीट होती है, वहाँ तक का पूरा एक्सपीरियंस। और दूसरा, लॉजिस्टिक्स में जो रेलवे का रोल है, देश में लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट को अगर कम करना है तो रेलवे हैज़ टू हैव अ सिग्निफिकेंटली लार्जर शेयर ऑफ द एंटायर कार्गो मार्केट। सो ये दोनों बहुत बड़े थ्रस्ट आइटम्स हैं, बहुत बड़े फोकस आइटम्स हैं, और इस पे पूरी टीम एक डेडिकेटेड वे में, कमिटेड वे में काम कर रही है। 2-3 एयरपोर्ट सर आपने बनाए, और बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि पैकेजिंग सरकार है, पैकेज ऐसे प्रेजेंट करते हैं एकदम 5 सितारा होटल रेलवे स्टेशन के बीचों बीच। अब गरीब आदमी जो चप्पल में चल रहा है बड़ा खुश, अच्छा 5 सितारा होटल हम देखेंगे। लेकिन ये जो कमलापति, गांधीनगर स्टेशन है, पीएम उद्घाटन भी कर चुके हैं, ये क्या रूल बनेगा, एक्सेप्शन नहीं रहेगा? मुझे सबसे पहले तो इस बात की खुशी है कि आपने जब क्वेश्चन पूछा, आपने कहा 2 एयरपोर्ट्स बनाए, आपने स्टेशन की जगह एयरपोर्ट नाम, सॉरी, रेलवे स्टेशन। दैट इटसेल्फ इज अ प्रूफ कि कितने अच्छे बने, राइट? हाँ। देखो, स्टेशन में 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है सिटी के साथ इंटीग्रेशन। ट्रैफिक का फ्लो इस तरह से होना चाहिए कि सिटी के साथ जिस तरह से जेल होना है वैसा हो। सेकंड, हर एक शहर का एक यूनिक कल्चर है। जयपुर का अपना कल्चर है, तिरुपति का अपना कल्चर है, एर्नाकुलम का अपना कल्चर है, जोरहट का अपना कल्चर है। सिटी के कल्चर के साथ स्टेशन को मैच होना है। तीसरा, स्टेशन के अंदर एक बार आने के बाद में चाहे चप्पल पहने हुए हो या जूते पहने हुए हो, कुछ भी पहने हुए हो या कुछ नहीं भी पहने हुए हो, पैसेंजर का एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ हाउ द ट्रैफिक फ्लोज विद इन द स्टेशन, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के बना रहे। कोई पैकेजिंग की बात नहीं है इसमें, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखो, अभी करीब 41 स्टेशन की डिज़ाइन कंप्लीट हुई है। रात में 11 बजे प्रधानमंत्री जी मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि अश्विनी जी ध्यान रखना, अश्विनी ये जो चीज़ें हम बना रहे हैं अगले 50 साल के लिए बना रहे हैं, कहीं पर भी कोई शॉर्टकट नहीं होना चाहिए, और हर जगह हर चीज़, शहर के दोनों हिस्सों में स्टेशन की एंट्री होनी चाहिए, इधर से उधर तक क्रॉस कर सके वो फैसिलिटी रेलवे स्टेशन ही प्रोवाइड कर दे। डिज़ाइन, अंदर फैसिलिटीज़, हमारे गरीब आदिवासी लोग अगर वहाँ पे स्टॉल लगाना चाहे तो उनके लिए क्या फैसिलिटी होगी, महिलाएं अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप से अगर वहाँ पे कुछ करना चाहे उनके लिए क्या सोचना है, एवरीथिंग इतनी बारीकी से डिटेल में जा रहे हैं। तो पैकेजिंग की बात नहीं है, इट्स अ सिंसियर अटेम्प्ट। 40 स्टेशन बनाएंगे, स्टेशन जहाँ चुनाव होने वाले वहाँ जल्दी करा दिया, बिल्कुल हाई स्पीड। एग्जैक्टली, यही तो एग्जैक्टली पीएम साहब ने यही बोला, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, ये चीज़ 50 साल के नया राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, हमें हर चीज़ का हमें ध्यान रखना है। 40 की डिज़ाइन अब तक कंप्लीट हुई है, बनाने हमको कम से कम 250-300 तो बनानी है अगले 2-3 सालों में। क्या हिंदुत्व का रंग रेलवेज में भी दिखने लगा है? मुझे पता है आप जान गए होंगे सवाल क्या है। रामायण एक्सप्रेस, वंदे भारत, राष्ट्रवाद वहां भी ले आएंगे सर, पटरी पर भी राष्ट्रवाद ले आएंगे। आप हर चीज़ में राजनीति क्यों देखते हो भाई? भारत में इतना कल्चर, आप इस रामायण के पीछे की थॉट प्रोसेस देखो। पीएम साहब ने कहा कि दुनिया में हम किसी भी देश में जाते हैं, एक छोटी सी छोटी चीज़ होती है, उसको भी लोग इस तरह से दिखाते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा इतिहास हो, उसके पीछे एक छोटा सा पार्क होगा, वहाँ पे गेटिसबर्ग का एड्रेस हो गया। अरे भाई, लोग जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और क्या था? एक छोटा सा पार्क था। नथिंग टू
belittle anything, but point is हमारे यहाँ तो देश में इतनी बड़ी हेरिटेज है, इतनी सारी हेरिटेज है। आपका आयुर्वेदा का देखो, आप सफारीज देखो, हमारे किले देखो, हमारे जंगल देखो, एक एक कल्चरल हेरिटेज के इतने सारे, तो क्या उसको दिखाने के लिए रेलवे में एक नया सेगमेंट नहीं बना है? लोग तो कॉपी करने लग गए हैं। कौन कॉपी कर रहा है सर? आप जानते हो। उन्होंने तो आज शिकायत की है सर कि आप जो अयोध्या वो भेज रहे थे सबको दर्शन करने के लिए, आपने वहां मंच नहीं लगाने दिया, आपने मीडिया की एंट्री रोक दी। देखो, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री की हम लोग बात कर रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है। रेलवे का एक बहुत सिंपल सिस्टम है। आपके प्रोग्राम के लिए जब तक रेलवे का प्रोग्राम नहीं हो तब तक मंच नहीं बनता। लेकिन आप जाइए, पैसेंजर्स से मिलिए, पैसेंजर से मिलने से किसने रोका? अगर वहां पे आप सारे पैसेंजर्स को लेके भाषण देना चाहते हो तो, या फिर अयोध्या का कॉपीराइट बस बीजेपी के पास है? कोई कॉपीराइट, अयोध्या देश की धरोहर है भाई। अयोध्या देश की धरोहर है, राम देश के कण कण में है, उसको आप कैसे अंधकार सकते हो? ये दिलचस्प है, जो आप लोगों की छवि आपकी खास तौर पर हमारे मन में है, राम कण कण में है। बिल्कुल है। राम की क्या व्याख्या है आपकी? धर्म की क्या व्याख्या है? हिंदुत्व की क्या व्याख्या है? अब आप देखो, मैं कोई फिलोसोफर नहीं हूँ, मैं कोई बहुत अच्छा वक्ता भी नहीं हूँ। हमारे देश में हमारा एक यूनिक कल्चर है। इस कल्चर की स्ट्रेंथ, इसकी रेजिलियंस, इसकी डाइवर्सिटी, इसका जो समावेशी भाव है, सबको साथ लेने का भाव है, वो भाव सबसे यूनिक है। दुनिया में आप किसी भी देश में जाओ, मुझे तो कई देशों में काम करने का मौका मिला, जो इंडिया की एक ब्रॉड थिंकिंग है, जो भारत की हमारी जो विचारधारा है, जो भारत की हमारी सोच है, एक ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी पर्सन को भी आप उठा के देखो, उनसे बात करके देखो, तो आपको जो व्यू मिलेगा वो व्यू दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन फिर अगर समावेशी है तो एक सर बाइबल एक्सप्रेस भी खुल जाए, एक कुरान एक्सप्रेस भी, एक गुरु ग्रंथ एक्सप्रेस भी। अगेन मैं यही तो आपको कह रहा हूँ, रामायण इज जस्ट अ बिगिनिंग। भारत के कल्चर के इतने, मैंने आपको कितने पहलू गिनवाए, हर पहलू पे बन सकती है ट्रेन, और बनेगी। लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें, बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन पर अब जरा आते हैं, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आप लोग जोर दे रहे हैं, तो विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि आप लोग रेलवेज भी अब बेचने वाले हैं, रेलवे भी बेच देगी ये सब। कहाँ से बेचने की बात है? हाउस पार्लियामेंट के फ्लोर पे माननीय पीयूष जी गोयल ने क्लियरली कहा था कि रेलवे के प्राइवेटाइजेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता। रेलवे इज ए सच अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। आप सिर्फ ट्रैक को देखेंगे तो ट्रैक नहीं है, वो ट्रैक है, उसके सिग्नलिंग सिस्टम है, उसका रोलिंग स्टॉक का सिस्टम है, उसका ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन का सिस्टम है, उसका ट्रेन का कंट्रोल सिस्टम है। इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। बेचने की कोई बात ही नहीं। दुनिया भर में रेलवेज इज प्राइमरीली अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पर भी वैसे ही रहेगा, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं कई बार कह चुका हूँ, पीयूष जी कह चुके हैं, इससे ज़्यादा और क्या कहना भाई। एकदम कंफर्म्ड है कि 100% कंफर्म, कोई नियत नहीं है आपकी ऐसी। लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स को आप छोटी छोटी चीजों में घुसाना चाहते हैं, उस पर भी आप कहते हैं। आप देखो ये बहुत, आपको बहुत केयरफुली आपको देखो, 1950 से लेके उससे भी पुराने, उससे भी पहले चले जाइए। अगर आप क्या सोचते हो कि रेलवे का अगर इंजन बनाना है तो वो इंजन का हर एक पार्ट रेलवे की फैक्ट्री में ही बनेगा? रेलवे का पूरा इकोसिस्टम है। 12 लाख मेरे रेल परिवार की खुद के एम्प्लॉयज हैं, लेकिन रेल परिवार तो 2 करोड़ का है। 2 करोड़ लोग कौन है? रेलवे के वेंडर्स है। मैं तो छोटा बच्चा, लाइक यंग एज में प्याऊ पे भी पानी पिलाता था मारवाड़ जंक्शन के स्टेशन पे। तो ऐसा नहीं है, हम सब रेल परिवार के हिस्से। जो भी रेल से जुड़ता है किसी भी तरीके से, चाहे वेंडर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, सप्लायर हो, जो क्लीनिंग करने वाला व्यक्ति हो, हर व्यक्ति रेल परिवार का हिस्सा है। इसको क्या प्राइवेट और क्या पब्लिक बात करते हो भाई। अब आते हैं जरा सर बुलेट ट्रेन पर। सुनते भी हैं, टीवी पे देख भी लेते हैं सर। अब तो मुझे याद भी नहीं कितने साल पहले जाकर मैंने चाइना की बुलेट ट्रेन को कवर किया था, क्योंकि ये था कि अब इंडिया में आएगा। आते आते कहाँ रह गया सर? राजस्थान, गुजरात में 97% भूमि अधिग्रहण का मामला, और 31% सिर्फ महाराष्ट्र में हो पाया है। ये क्या दिक्कत आ रही है? ये जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, इस प्रोजेक्ट में जापानीज टेक्नोलॉजी, शिंकानसेन की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, राइट। जापानीज का काम करने का तरीका ऐसा होता है कि जब तक सब चीज़ रेडी नहीं हो तब तक काम चालू नहीं करते।
महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के अपने चैलेंजेस हैं, उन्होंने लैंड एक्वायर अभी तक ढंग से नहीं की, गुजरात ने कर ली, तो हम वेट कर रहे थे कि कंप्लीट लैंड एक्विजिशन हो तभी चालू करें। लुकिंग एट द फैक्ट्स कि अभी महाराष्ट्र को थोड़ा और टाइम लग रहा है, काम हमने चालू कर दिया। पिछले 3 महीने में मैंने लास्ट वीक जब रिव्यू किया था 119 पिलर्स कास्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, और अगले 6 महीने में एवरी मंथ जिस तरह से प्रोग्रेस चल रही है, रोलिंग बेसिस पे मैं रिव्यू करता हूँ, अगले 6 महीने में करीब 1400 के आसपास, यानी करीब रफली 50 के आसपास किलोमीटर का पिलर्स कास्ट हो जाएंगे, पिलर्स रेडी हो जाएंगे। साथ ही साथ ट्रैक का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और सिग्नलिंग सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट एडवांस स्टेज में है। बुलेट ट्रेन देश में आएगी, और सबसे बड़ी बात जो मैं बुलेट ट्रेन के विजन के पीछे केवल बुलेट ट्रेन नहीं है, उसके विजन के पीछे प्रधानमंत्री जी का ये विजन है कि हमारा जो काम करने का तरीका है, किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने का तरीका है, किसी भी चीज़ की प्लानिंग का, डिज़ाइन का, वो तरीका भी हमारा एक तरीके से चेंज हो। जैसे मेट्रो आई, मेट्रो आते ही देश में कितना चेंज आया, लोगों के बिहेवियर में चेंज आया कि नहीं आया? आप बताइए, सभी लोग बैठे हैं, आप लोगों के बिहेवियर में चेंज आया मेट्रो से? लाइन में लोग खड़े होने लगे, पहले उतरने वालों को जगह देने वाले। तो दीज आर प्रोजेक्ट्स विच आर ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट्स, इसको कोई एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की तरह देखना ही नहीं चाहिए। मंत्री जी बताइए, पहली बार चढ़ेंगे कब बुलेट ट्रेन पे? चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ 2026 में। 2026? अभी तक तो वो डेट है 2026 के लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस भी है। आई वांट टू गिव अ कैवियट, आई डोंट वांट टू गिव एनी दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट। इसकी डिज़ाइन में और भी कई तरह के चैलेंजेस है। किस तरह के चैलेंजेस? जापानीज़ पर्सनस की जो एवरेज वेट होता है एवरी पर्सन, और इंडियंस में हमारा एवरेज वेट है, प्लस टेम्परेचर वहाँ का, यहाँ का टेम्परेचर, प्लस डस्ट, तो उसके कारण हो सकता है रोलिंग स्टॉक के डिज़ाइन में, ट्रेन के डिज़ाइन में हो सकता है थोड़ा सा चैलेंज आए। तो 26 में बिकम 27 बट नॉट बियॉन्ड दैट। ठीक है। ये आप गुजरात और महाराष्ट्र के एक बार लैंड एक्विजिशन पर ज़रा अटकते हैं, कोई पॉलिटिकल मामला तो नहीं हो गया है? ये तो आप उनसे पूछिए। नहीं, हम तो रेल मंत्री जी से पूछेंगे कि आखिर क्या दिक्कत आ रही है जब गुजरात में आपने 97% जो आपको चाहिए थी ज़मीन वो अधिग्रहित कर ली राज्य सरकार ने, महाराष्ट्र क्यों नहीं कर रहा? महाराष्ट्र के लोगों को भी चाहिए या नहीं चाहिए बताइए? महाराष्ट्र के डजंट बॉम्बे डिजर्व अ बुलेट ट्रेन? ये मेरा क्वेश्चन है। मुंबई को बुलेट ट्रेन चाहिए कि नहीं चाहिए? कितने लोग कहते हैं हाँ? हाथ उठाएं, देखो सभी ने हाथ उठाए। ये आप खबर दीजिए वहाँ पे। ये आपके अंदर का टेक्नोक्रेट है जो ऐसे एकदम बताइए कितनों को चाहिए। तो आप मंत्रालय में भी सर ऐसे ही काम कर रहे हैं कि आपने कैसे, देखिए 3 ऐसे बड़े मंत्रालय और जो एग्जिस्टिंग टीम्स थी उसके साथ समन्वय बिठाना, और हमने सुना है आपने 1-2 लोगों की छुट्टी भी कर दी है, तो आप टफ हैं या क्या है आपका फंक्शनिंग स्टाइल? टीम प्लेयर। हमारे यहाँ पे वर्कशॉप होती है, हमारे यहाँ मीटिंग्स नहीं होती है। हमारे रूम्स में अगर आप जाएंगे खूब सारे वाइट बोर्ड्स लगे हुए हैं, कोई भी उठ के अपना आइडिया वहाँ पे लिखता है और अच्छे से डिबेट होता है, हायरार्कीज नहीं रहती है। एक जूनियर बंदा भी मंत्री को क्लियरली चैलेंज करके कह सकता है अश्विनी जी आप ठीक नहीं कर रहे हो, लेकिन हाँ जो काम नहीं करना चाहे वो छुट्टी पे जाए या वीआरएस लेके घर चला जाए। बहुत सिंपल है। जब प्रधानमंत्री जी स्वयं इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमारी ड्यूटी नहीं बनती? पर इंटरेस्टिंग है सर, आप राजस्थान के आप हैं, IIT कानपुर, उसके बाद आप उड़ीसा, तो आपको हर उड़ीसा जो है, अब हर जगह से लोग आकर उन दिनों वीडियोस वायरल होते थे, सर हम IIT कानपुर से पढ़े हैं, अब सर गले लगा रहे हैं, नए नए मंत्री जी गले लगा रहे हैं। तो टीम बिल्ड करना और वो फ्लो इन करना इनटू एन एग्जिस्टिंग सिस्टम, रेलवेज कितना बड़ा है। इनिशियल डेज कैसे थे जब आपका ट्रांजिशन हुआ? आप ऑलरेडी पॉलिटिक्स में थे, वाजपेयी जी के साथ आपने काम किया, यू न्यू द रोप्स, बट टू हेड सच मिनिस्ट्रीज, वो ट्रांजिशन कैसा था? मुझे तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई, और मेरे ख्याल से लोगों ने भी इसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट भी किया, टीम ने। बिकॉज देखो इंटेंट क्लियर है, प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन क्लियर है, हमें देश को किधर ले जाना वो चीज़ एकदम क्लैरिटी है, तो ऐसे में किसको ऑब्जेक्शन हो सकता है? ट्विटर से सर आजकल लड़ाई बंद हो गई है क्या, जब से आप मंत्री बने हैं? बात लड़ाई की नहीं है। देखो देश में एक कानून बना हुआ है, तो उस कानून को मैं हूँ, आप हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, सभी को पालन करना ही करना है, इसमें डरना क्या? बट यहीं से अगले सवाल पर जाते हुए कि हमने देखा कि जब
इतने पावरफुल ये सोशल मीडिया जायंट्स बन गए कि अमेरिका जैसे मुल्क में वहाँ से तय हो रहा था कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा। वहाँ की पार्लियामेंट ने मार्क जकरबर्ग, जैक डॉर्सी सबको अकाउंटेबल किया, उनके सामने बुलाया, उनको अपने आर्ग्यूमेंट्स देने पड़े, जिस तरह के फेक न्यूज़ थे या उनका एआई काम कर रहा था, कैसे पर्टिकुलर पोस्ट को वो प्रमोट कर रहे थे। लगता है जैसे दूसरे मुल्कों में तो वो पालन कर लेते हैं, इंडिया को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इसकी क्या काट है आपके पास मंत्री जी? देखो, ये आई वुडेंट फुल्ली अग्री विद यू, क्योंकि जैसे ही मैं तो देख रहा हूँ सभी ने जितनी भी हमारी कंप्लायंसेस या जो एक बेसिकली हमारा इंटेंट क्या है, हमारा इंटेंट एक ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम बनाना। ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम बनाने की ज़रूरत क्यों है? मीडिया एक लेवल पे डेवलप हुआ, टीवी आया, न्यूज़पेपर से टीवी की तरफ शिफ्ट हुए, आज सोशल मीडिया हैज़ बिकम ओमनी प्रेजेंट। अगर बोलो हर जगह हर किसी के पास में सोशल मीडिया की पहुंच है। रिटन वर्ड है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम रिटन वर्ड पे बहुत विश्वास करते हैं। व्हाट्सएप में भी कोई मैसेज आया, उसमें लिखा कि डाडा डाडा कुछ ये लिखा हुआ है ब्ला ब्ला, तो उसको लोग विश्वास करते हैं। नाउ कैन वी हैव अ सिस्टम इन विच देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी ऑन एनीबडी? वी हैव टू हैव अ सिस्टम विच इज ट्रस्ट बेस्ड, वेयर द यूजर्स राइट्स आर प्रोटेक्टेड। प्लेटफॉर्म इज़ नॉट जस्ट अ प्लेटफॉर्म बट इज़ ऑल्सो ओनिंग अप द कंटेंट। उस डायरेक्शन में हमको जाना ही पड़ेगा। केवल हमारी बात नहीं है, सारी दुनिया में इस तरह का एक आज व्यू पॉइंट बन रहा है कि अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए। सोशल मीडिया हो, किसी भी प्लेटफॉर्म की हो, आप देखो, आप इतनी मेहनत करके इतना अच्छा कंटेंट बनाते हो, आपको क्या मिलता है? ऑल दोज क्वेश्चंस हैव टू बी एड्रेस्ड। मेरा अगला सवाल था सर, जो आपने पहले प्रीएम्प्ट कर लिया शायद। ब्यूरोक्रेसी और कंपनीज में काम करने का ये एडवांटेज तो आपको है ही। ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ आदमी जा रहा है वहाँ से आज 10 कदम आप आगे हैं, बट इट्स अ दोधारी तलवार। आई टेल यू हाउ। क्योंकि एक तरफ देखिए सोशल मीडिया में एक प्रोपेगेंडा, एक तस्वीर यहाँ पर दो बैठे लोगों की निकाल लें, वो कुछ भी उसके नीचे लिख कर डाल दें सोशल मीडिया पर, किसी की छवि बिगाड़ दें, किसी की छवि बना दें, किसी का कुछ भी कर दें। और जो रियल जर्नलिज्म है वो बहुत थ्रेट फेस करता है। आप ग्राउंड पर किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, तब प्रॉब्लम नहीं ले रहे हैं, उसके बड़े इंटरप्रिटेशंस होते हैं, और जो रियल कंटेंट होता है न्यूज़ का वो भी सफ़र कर रहा है। दूसरी तरफ अगर आप रेगुलेशंस की बात करेंगे तो बोला जाएगा ये सरकार तो किसी को मुंह खोलने नहीं देती। तो आप कैसे, वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप, क्या है उसका सोल्यूशन? क्या है इसका सोल्यूशन? आप देखो, दुनिया भर में एक मत बन रहा है, दुनिया भर में एक व्यू पॉइंट बन रहा है। इट्स नॉट जस्ट इंडिया, ऑल द सोसाइटीज आर फेसिंग द सेम थ्रेट, राइट? बिकॉज उस टेक्नोलॉजी के तो कोई बॉर्डर्स नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, इट इज़ ऑल परवेसिव। तो दुनिया भर में एक मत बन रहा है कि देयर हैज़ टू बी एन अकाउंटेबिलिटी ऑफ वॉट एवर इज पब्लिश्ड ऑन सोशल मीडिया। 1, 2, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इफ समबडीज नेम इज ड्रैग्ड इनटू कंट्रोवर्सी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो। 3, कंटेंट के लिए किसको कितना मिलना चाहिए। ये सारे इश्यूज कोई अपने इश्यू नहीं है, सारी दुनिया भर के इश्यूज है और उस पर एक मत बन रहा है। आई एम वेरी ग्लैड दैट वी आर मूविंग इन अ डायरेक्शन इन विच यूजर्स के ऊपर ट्रस्ट हो, मीडिया के ऊपर ट्रस्ट हो, और जो मेहनत कर रहा है उसको एक उसका मिले। क्या ऐसे सोशल मीडिया जायंट्स को आप एंगेज कर रहे हैं फिलहाल अभी? ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। गवर्नमेंट्स सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एंगेजमेंट तो रहता है, एंड वी आर अ वेरी ओपन माइंडेड गवर्नमेंट। मैंने, अगर आप पूछो मोदी जी से इंटेंट लिसनर कोई मिलेगा, मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। अच्छा, वो ध्यान से सुनते हैं? बहुत डीपली, उनके जैसा इंटेंट लिसनर आपको कभी नहीं मिलेगा। क्या रिलेशनशिप है? हाउ डज ही इंटरैक्ट? जब आप उनसे बात मिलने जाते हैं, वो क्या उनके सवाल होते हैं इन तीनों डिपार्टमेंट्स को रिलेटेड? ये बात तो पक्की है कि उनके साथ काम करने का एक बड़ा कंफर्ट लेवल है, बिकॉज हर चीज़ को बारीकी से जानते हैं, वो बारीकी से देखना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू गो इन डिटेल्स। तीनों मिनिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट पे, आप कोई भी सब्जेक्ट लेके जाइए, कभी भी ही विल नेवर सुपरफिशियल। अगर आप लेके गए तो फिर आप वापस जाइए, लेकिन सुपरफिशियल कोई चीज़ लेके गया तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यू हैव टू गो इन डीप, हर चीज़ को बारीकी से देखना पड़ेगा, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लगानी पड़ेगी, आपको हर चीज़ का एग्जामिनेशन 360 डिग्री करना पड़ेगा। ये तो है। तो कैसे आपको समझ में आया कैसे उन्होंने तय किया कि मुझे अश्विनी वैष्णव को ये 3 महत्वपूर्ण मंत्रालय देने हैं? मैं इस लायक नहीं हूँ। हाँ, मैं इस लायक नहीं हूँ। आपको अभी भी लग रहा है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी, ये ठीक है, लेकिन मैं इस लायक नहीं हूँ। ये आपका बड़प्पन है। अगला सवाल है, सीएए हो, दिल्ली दंगे हो, या फिर क्रिकेट अभी हाल में हमने देखा था, हार के बाद एक पर्टिकुलर प्लेयर को स्टॉर्म जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा था। बहुत सारे ऐसे आईडीज निकले
जो कि दरअसल पाकिस्तान में ओरिजिनेट किए थे और गलत नामों के साथ वो कर रहे थे। ये थ्रेट कैसे हम डील करेंगे जब ये ऐसे देश के साथ हो जाए? हालांकि मेरे पास रिपोर्ट आई नहीं है, लेकिन जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनी थी डेटा प्रोटेक्शन बिल पे, उसने प्रोबेबली ऐसा कोई, जैसा न्यूज़ में सुना, मैंने देखा, शायद ऐसा रिकमेंडेशन भी किया है कि हैंडल्स का वेरिफिकेशन भी होना चाहिए। एंड आई थिंक दैट्स अ ट्रेंड दैट्स अ डिमांड विच इज़ कमिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि कोई भी किसी को, अभी ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कुछ ही दिनों पहले कि कोई भी किसी के बारे में कुछ भी लिख दे, कुछ भी बोल दे, वो कोई बात है, कोई उसका तो कोई होना चाहिए ना कि भाई किसने लिखा, किसने किसके बारे में क्या बोला, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिक्स होनी चाहिए। सो दैट ट्रेंड इज कमिंग नाउ, दैट थॉट प्रोसेस इज कमिंग एवरीवेयर। इंडिया में भी आएगा। बट ये अल्टीमेटली कैसे होगा सर? मतलब ये इट्स अ जायंट, इट्स सच अ प्लेटफॉर्म कि आप कैसे इंडिविजुअल्स को आप आइडेंटिफाई करके उनके आप साइट्स जो भी है, जो उनका कंटेंट है, उसको खत्म कराएंगे? मतलब कैसे ये ऑपरेशनल कैसे होगा? ये क्या आपकी अभी मैं सोच है? टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट वन लिटिल थिंग दैट आई अंडरस्टैंड इज इन द डिजिटल वर्ल्ड एवरी एक्टिविटी दैट हैपेंस उसका एक ट्रेस रहता है। सो इट्स ऑलवेज पॉसिबल टू से कि ये हैंडल यहाँ से बना, इस आईपी से बना, करेक्ट? तो ये जो पॉइंट है, दिस इज अ ग्रेट पॉइंट विच एवरी टेक्नोलॉजी कंपनी एंड एवरी सोसाइटी विल टुमारो आस्क कि कोई एक अननोन हैंडल से किसी को ट्रोल किया जा रहा है, किसी को डेनिग्रेट किया जा रहा है, किसी को कंट्रोवर्सी में डाला जा रहा है, तो प्लेटफॉर्म बताए कि वो कौन था, कहाँ से आया था, किसने लिखा था, क्यों लिखा था, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पॉइंट आएगा। हम कुछ सवाल भी लेंगे ऑडियंस से, लेकिन सर कितने लोगों के फोन आजकल आप लोग टैप कर रहे हैं? राहुल गांधी इतने गुस्से में बैठे हैं सर, और वो पूछ रहे हैं, और आप पेगासस पे गए थे जवाब देने, वो हो नहीं पाया। तो आज आपके पास सुनहरा मौका है, आज तक में देश भर के लोग सुन रहे हैं, बताइए कितने लोगों के फ़ोन टैप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आप विपक्ष के लोगों का फ़ोन टैप करते हैं, पेगासस सॉफ्टवेयर को कैसे आपने किया है, क्या खरीदा है, किसको आउटसोर्स किया है, कितना पैसा दिया है, सब बताइए। मैं सब कुछ पार्लियामेंट में क्लियरली बता चुका हूँ, एकदम क्लियरली। आई एम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आई हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने बहुत क्लियरली बताया है कि whatever the government is doing is absolutely within the four walls of the law. जो लॉ सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन की है उसी के अनुसार सब कुछ कर रहे हैं। कोई भी सरकार हो, चाहे ये सरकार, इससे पिछली वाली सरकार, उससे पिछली वाली सरकार, उससे भी पिछली वाली सरकार, अगर रूल्स को तोड़े तो उसको जिम्मेदार बनाओ। हमने कोई रूल्स नहीं तोड़े। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे आप लोग सुनते हैं बातचीत। देखो, आप पूरे बड़े से इतने बड़े फील्ड को एक छोटे से नैरो पॉइंट में मत डालो। आप खुद समझते हो कि सरकार चलाने की जिम्मेदारी में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। ऐसा नहीं है, दुनिया भर में ऐसा होता है, कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज रूल्स का जो फ्रेमवर्क बना है, उस फ्रेमवर्क में है हम जिम्मेदारी के साथ कहते हैं। कुछ सवाल बहुत लोग पूछना चाह रहे हैं। हाँ पूछिए, आप पूछिए प्लीज़, माइक दे दीजिएगा। सर, आप लोग नॉर्थ ईस्ट रीजन को बहुत ही बड़े पैमाने पर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो नेशनल सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट से ये कितना महत्वपूर्ण रहेगा और किस तरीके की कोशिश रहेगी, कितना समय इसमें आपको लगेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन, थैंक्स अ लॉट फॉर आस्किंग। जोड़ना चाह रहे हैं सर, चीन के कितने करीब तक जाने की हम सोच रहे हैं? देखो, नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स को रेलवे की कनेक्टिविटी देना, टेलीकॉम की कनेक्टिविटी देना, ऑप्टिकल फाइबर की कनेक्टिविटी देना, ये प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से घोषणा की है कि हमको सबको संकल्प दिया है कि हमें ऑल दी स्टेट कैपिटल्स वी हैव टू कनेक्ट। बहुत सारे के सारे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। अभी मेरे ख्याल से कुछ अपने फ्रेंड्स गए भी थे वहाँ पे। वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज अपने नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में बन रहा है। टीम्स आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन इट। मुझे लगता है 2023 के आसपास तक करीब सारे कैपिटल्स कनेक्ट हो जाएंगे। मेघालय में थोड़ा सा इशू है, अभी हम लोगों को ट्राई कर रहे हैं कन्विंस करने के लिए, बिकॉज दे आर थिंकिंग कि शायद रेलवे आने से बहुत बाहर से दूसरे लोग आ जाएंगे, बट वी आर ट्राइंग टू कन्विंस देम। इसी तरह से टेलीकॉम कनेक्टिविटी के लिए भी पीछे भी बहुत सारे नए टावर्स दिए गए थे और अभी भी फ्रेश सर्वे चल रहा है, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट की यूनिक है ज्योग्राफी। आपका एक
ये पहाड़ होगा, आधा गांव इधर है, आधा गांव उधर है, आधा गांव, तो उसको कनेक्ट करना है, तो इट इज वेरी। तीनों में सबसे मुश्किल मंत्रालय कौन सा है सर? लेगेसी के हिसाब से टेलीकॉम में लेगेसी इश्यूज बहुत सारे हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ काफ़ी है, हाथ कई जगह बंधे हुए हैं क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं। रेलवे बिकॉज ऑफ द इनर्शिया, मैथ्स बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। आईटी सिंपलर, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर अच्छा काम कर रहा है, और डिजिटल इंडिया का ये आपने पूछा, मुझे बहुत अच्छी चीज़ ध्यान में आई। अभी हम लोगों ने एक कंपटीशन किया था स्कूल के बच्चों का, देश भर में स्कूल के बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक चैलेंज दिया हमने। ऐसे ऐसे रिजल्ट्स आए, और ये पहली बार नहीं किया स्कूल के बच्चों के साथ। स्कूल के बच्चों के कंपटीशन हमने कम से कम 7 या 8 किए अभी देश भर में, स्पेशली स्टार्टअप से रिलेटेड। जी। ऐसे ऐसे रिजल्ट आए, यू कैन नॉट बिलीव। जोरहट का एक बच्चा प्रियम, उसने क्लास में, हम मेरे जैसे बच्चे जो थे क्लास में सो जाते थे, तो उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन। एंड मैंने कहा यार तू 9वीं क्लास में, भाई मैं जब 9वीं क्लास में था मेरे से ABCD ढंग से नहीं बोला जाए। दैट इज द रिस्पॉन्स वी आर गेटिंग। अशोक जी, आपका सवाल होगा, इससे मुझे एक सवाल याद आ गया सर। आजकल वो एक के बाद एक CEOs अमेरिका में सब इंडियन बन रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा अमेरिका। क्यों भाई, हम नहीं पढ़े क्या? आप नहीं पढ़े क्या? आप नहीं पढ़े क्या? सभी तो पढ़े, पढ़ के इंडिया ही बना रहे हैं। पर स्टार्टअप्स वगैरह पर इतना जोर है आप लोगों का, क्या इस तरह का एनवायरनमेंट हमारे देश के अंदर होगा कि बिल्कुल है, ऐसे जायंट्स होंगे जिसको जो रूल करेंगे वर्ल्ड को? बिल्कुल है। और देखो, जब प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप इंडिया का प्रोग्राम चालू किया था, लोग हंस रहे थे, लोग कहते थे जुमला, पता नहीं क्या क्या शब्द बोलते थे। PM साहब ने तब संकल्प लिया था 2016 में कि 2025 तक हमारे 100 यूनिकॉर्न्स होंगे। अभी हम 2021 में कितने बन गए? 70। ऑलरेडी वी हैव 70 यूनिकॉर्न्स। सोचा था कि 20,000 25,000 स्टार्टअप्स आएंगे, अब तक कितने स्टार्टअप्स हो गए? 50,000 प्लस। और कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं? 500,000, 5.5 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। देखो, काम बहुत सिस्टमेटिक तरीके से होता है। हम लोग बोलते कम है, प्रचार कम करते हैं, इसलिए। अब तैयार है इस पॉलिटिक्स के वर्ल्ड के लिए? सॉफ्ट स्पोकन लगते हैं, इट्स अ लाउड एंड बिग वर्ल्ड देयर, पॉलिटिक्स वाला। सबके लिए जगह होती है। अशोक जी। अश्विनी जी, एक सवाल ये कि पुराने मित्र, और डर लगता है। अरे सर, आपने अटल जी के साथ भी काम किया, हालांकि उस टाइम भूमिका आपकी अलग थी, PS से आप, और अब मोदी जी के साथ काम किया। दोनों प्रधानमंत्रियों में क्या फर्क है, अटल जी और मोदी जी में? मैंने कहा ना, ये प्रश्न पूछेंगे। देखो, दोनों के दोनों समय अलग थे। वो समय अलग था, ये समय अलग है। इकोनॉमी अलग थी, मीडिया अलग था। वो टेलीकॉम तब क्या क्या आया ही था, आज का टेलीकॉम क्या है। तब मीडिया में टीवी नया आया ही था, आज सोशल मीडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इकोनॉमी की क्या साइज़ थी, आज की क्या साइज़ है। थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। हर एक समय के हिसाब से एक नया नेता जब उदय होता है तो हर समय के हिसाब से होता है। इसमें आप कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए, और अशोक जी को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको लगा था जो इतनी मीठी बोली बोलता है आपको कुछ ऐसा हेडलाइन वाला जवाब देगा? ऐश्वर्या। सर, जब आपकी सोशल मीडिया कंपनी से मीटिंग्स होती हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है दैट दे आर रिसेप्टिव, जो सरकार उनसे कहने की कोशिश कर रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं पहले जब बात हुई थी तो दे केम बैक एंड सेड के लॉ इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड। कई बार उन लोगों ने कुछ लूप होल्स निकालने की कोशिश करी। तो अब जब बात होती है तो क्या आपको लगता है कि वो समझ रहे हैं कि व्हाट द इंडियन गवर्नमेंट वांट्स एंड फ्रॉम वेयर इट इज़ कमिंग? जहाँ पर भी किसी को डाउट होता है, we try to go out of our way and explain the nuances and explain our intent. For example, social media intermediary rules आए, तो उस पर हमने FAQs बनाए। मेरे साथी राजीव जी ने उसको डिटेल में इंडस्ट्री को समझाया, सोशल मीडिया को समझाया, सभी प्लेटफॉर्म्स को समझाया। Our intent is very clear. We are working with a very clean heart and our focus is हम यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को, ट्रस्ट को, रिटन वर्ड में जो इम्प्लिसिट फेथ होता है उसको, उन सब पॉइंट्स को लेके सारा काम कर रहे हैं। हमारा और कोई दूसरा इंटेंट नहीं है इसमें।
एक आखिरी छोटा सा सवाल प्लीज। जी मैम, बिल्कुल छोटा सा सवाल है सर। एक करीबन 20 साल हो गए हैं आईटी एक्ट को आए हुए। क्या टाइम आ गया है अब एक्ट बदलने का? एक आर्केइक एक्ट हो गई है और इसी के चलते जो सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं कहीं ना कहीं सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया उस टाइम पर था ही नहीं जब आईटी एक्ट आया था। तो क्या उस संदर्भ में सरकार क्या कर रही है? और सर इसी से एक जुड़ा वो सवाल भी रहेगा, भारत नेट का कितनी रीच हो गई है और इंटरनेट जो इतना वैल्यूएबल है डिजिटल इंडिया के लिए, उसे कहाँ तक लेके जाना चाह रहे हैं? जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो समय के साथ बदलना चाहिए फॉर श्योर। और मोदी जी ने तो एक स्टेप जाके और भी किया है काम। 1500 के आसपास पुराने आर्काइक कानूनों को स्टैट्यूट बुक से हटा दिया है। तो आईटी एक्ट की बात है, आईटी एक्ट में भी डेफिनेटली टाइम्स हैव चेंज्ड, सो वी नीड टू थिंक अफ्रेश। तो बहुत जल्दी आप सबके साथ कंसल्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका Thank you. अश्विनी वैष्णव जी, ये इंटरव्यू और इसके जरिए अपनी तमाम बातें Thank you, बहुत धन्यवाद।